नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों, RCI रिसर्च प्रोफेसर। देखिए, पूर्व की क्लास में हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम चिकित्सा के प्रकार, जिसमें 6 चीजों को मैंने बताया था। पहला में मैंने बताया था व्यायाम चिकित्सा, जो मैं एक दिन पूर्व इसको पूर्ण रूपेण बता चुका हूं। अभी हम HR पर 5 के प्रकाश डालेंगे। वो है जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, विद्युत चिकित्सा, इलेक्ट्रिक थेरेपी, मालिश, मसाज, मोम चिकित्सा, वॉक्स बाथ थेरेपी, चाल प्रशिक्षण, गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो आज हमें ये 5 के प्रकाश डालना है। देखिए, ध्यान से सुनेंगे तो बातें समझ में आएगी। मैं बहुत निचोड़ लेकर के आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 1 साल का समय चाहिए। मैं बहुत निचोड़ करके लाया हूँ, जो आपके लिए अति आवश्यक है, जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम शुरू होते हैं अब। जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। देखिए, रोगी की चिकित्सा के लिए पानी के भौतिक गुण, पानी में भी जब हम स्नान करते हैं तो फील फ्रेश, ठीक है, उसमें भी कुछ भौतिक गुण है। उसका प्रयोग करके हम अपने मसल्स पावर, अपने बोन को बढ़ाते, घटाते, थकान को दूर करते हैं, जिसे हम हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा कहते हैं। अब देखिए, जल चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? एम्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी। तो देखिए, रक्त संचार, अगर आपका रक्त संचार सही ढंग से नहीं है, जो देखते हैं ना, जब चोट उठ लग जाता है तो लोग कहता है ना कि उसमें जो है ना आइस डालो, मैंने आइस बर्फ डालो। तो ठंडे पानी से भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, और गर्म पानी से, हॉट वाटर एंड ऑल्सो कोल्ड वाटर, रक्त संचार को सही करने के लिए। अगर कहीं रक्त जमा है तो उस रक्त को प्रॉपर प्रवाह के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। शरीर की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए, शरीर के प्रति आरोपित गुरुत्वाकर्षण के बल को कम करने के लिए, यानी जो आपने थकान है, जो आप आलस है, उसको दूर करने के लिए, और सहायता सहित सक्रिय अवरोध रहित सक्रिय गतियों को सुगम बनाने के लिए, यानी प्रॉपर वे में चलने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है, यह उपयोग बिना स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ, बिना फिजियोथेरेपी के सलाह के नहीं करना है, क्योंकि लिटिल नॉलेज इंटरेस्टिंग, कम जानकारी घातक हो जाता है। अब जल चिकित्सा के सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ हाइड्रोथेरेपी। जल चिकित्सा जो है, इसका भी कुछ एक सिद्धांत है। यह केवल मैंने बताया कि जो भौतिक चिकित्सा है उसके सलाह पर ही इसका उपयोग करिए। गर्म पानी, ठंडा पानी कब उपयोग करना है तो उनके सलाह पर करिए, क्योंकि 36.5 डिग्री और 15 डिग्री पे उपयोग करके ही आप ठंडे गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। जल चिकित्सा का कुंड जो हो वो हवादार होना चाहिए, और जल पूर्ण रूपेण साफ होना चाहिए। जब आदमी जल चिकित्सा का उपयोग करता है हाइड्रोथेरेपी का, तो उस समय वहाँ पर कुछ गर्म कपड़े रखने चाहिए, मान लिया ठंड लगी तो तुरंत पहनने के लिए, और जल चिकित्सा से पहले मल मूत्र त्याग करना चाहिए। ऐसा ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे को हम हाइड्रो चिकित्सा देने से पहले ये हमको देखना होगा कि उसको बाउल ब्लैडर कंट्रोल है या नहीं। अगर नहीं बाउल ब्लैडर कंट्रोल होगा तो पेशाब पैखाना वो आपका हाइड्रोथेरेपी नहीं कर देगा।
ये भी पढ़े लिखना होगा। ये कुछ सिद्धांत है जो हमको पहले ध्यान देना होगा। शरीर की स्थिति को वांछित रूप से बनाए रखना आवश्यक है अपने आप को, और रोगी को उम्र अथवा अवस्था के अनुरूप ही जल चिकित्सा देना चाहिए। जैसे कोई यंग व्यक्ति है तो ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त करता है, ज़्यादा गर्म को बर्दाश्त करता है। जो ओल्ड है वो ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जल चिकित्सा देते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कुंड में प्रवेश करते समय वस्त्र धारण अवश्य करना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो होना बहुत जरूरी है। अब जल चिकित्सा कब किया जाना चाहिए? जल चिकित्सा मांसपेशियों में जब समस्या हो, अकड़न हो, जकड़न हो, थकान हो, या कंकाल तंत्र या अस्थि समस्या हो। इसके बाद स्लो गामक यानी फाइन मोटर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, सामान्य कमजोरी हो, या फिर स्नायु तंत्रिक मांसपेशियां दिव्यांगता हो, तो इस स्थिति में आप जो है हाइड्रोथेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? जब हृदय रोग हो, हृदय रोगी को तैरना भी नहीं चाहिए। श्वसन संबंधी समस्या हो, या बावेल ब्लड कंट्रोल नहीं हो, या रक्तवाहिनी रोग हो, या घाव ओपन हो, या पानी में मिर्गी का ज्यादा आने का संभावना आता है, मिर्गी रोग से पीड़ित हो, या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हो, तो इस स्थिति में हाइड्रोथेरेपी का उपयोग मना है, नहीं करना चाहिए। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारा है विद्युत चिकित्सा, इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी देखिए ये मानसिक चिकित्सा के लिए काम आता है। इस पर भी मैं ये वीडियो बनाया हूँ, कब और कैसे इलेक्ट्रोथेरेपी का मानसिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ शारीरिक चिकित्सा में कैसे उपयोग किया जाता है इसके बारे में आप देखिए। शरीर में गर्मी निर्माण करने, रासायनिक तथा शरीर जो विज्ञान संबंधी बदलाव लाने, मांसपेशियों का सिकुड़न और उसमें शक्ति लाने हेतु इसका उपयोग हम करते हैं। आखिर इसका उद्देश्य समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत का हम उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए विद्युत चिकित्सा का उपयोग हम निम्नलिखित उद्देश्य से करते हैं। मांसपेशियों को आरोग्य और कार्यशील बनाए रखें। अगर मांसपेशियां शिथिल है तो उसको गतिशील बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक थेरेपी का, विद्युत चिकित्सा का मांसपेशियों में घाव को भरना या सक्षम बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद गहरे स्तर पर मांसपेशियों को, तत्वों, घाव को भरना या जोड़ को सुदृढ़ करने के लिए, यानी जोड़ में कुछ पेन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या कुछ सप्रेशन हो तो उसको भी दूर करने के लिए, सामान्य रोग एवं तंत्रों को वृद्धि में सहायता करने के लिए, क्षति रोग मांसपेशियों में कुछ तांत्रिका तंत्र पुनः आकृष्ट करने के लिए, नर्वस सिस्टम को सप्रेशन ढंग से करने के लिए भी इलेक्ट्रोथेरेपी का हम लोग उपयोग करते हैं। अब जिस तरह से सिद्धांत था आपका व्यावसायिक चिकित्सा का, रसायन चिकित्सा का, जल चिकित्सा का, उसी तरह से इसके भी कुछ चिकित्सा के सिद्धांत हैं, यानी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी। तो देखिए विद्युत चिकित्सा केवल प्रशिक्षित भौतिक चिकित्सक द्वारा ही दी जाना चाहिए। जिस तरह से इलेक्ट्रिक चिकित्सा मानसिक विज्ञान, मानसिक चिकित्सा में किया जाता है, तो वो भी मनोचिकित्सक जो साइकेट्रिक है उनके सलाह पर किया जाना चाहिए। उसी तरह से विद्युत चिकित्सा जो इसके एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हीं के सलाह पर किया जाना चाहिए। रोगी की उम्र अवस्था के अनुकूल यह चिकित्सा किया जाता है। उपकरणों में लगे तार, माने जो इलेक्ट्रिक चिकित्सा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक उसके तार ओपन नहीं होना चाहिए। अगर उसका तार ओपन होगा तो में भी कहीं कुछ लग सकता है, और लगने के बाद क्या हो सकता है कि आपका वो टूट सकता है, तो उससे आपको करंट लग सकती है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। देखिए मेरे पास एक लाइट है, इंफ्रारेड की लाइट, लाभ देखिए मैं बताता हूँ। ये इंफ्रारेड लाइट है, अगर इसका कहीं से ये तार टूट गया और लाइट में लगी है तो पेशेंट को लग सकता है तो मर भी सकता है।
तो बड़ी सावधानी से इलेक्ट्रिक थेरेपी देने की जरूरत है। रोगी को यथासंभव इसके संबंध में जानकारी जरूर देना चाहिए ताकि रोगी आश्वस्त हो सके। अच्छा, इसके बाद स्वेच्छा के अन्य उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक थेरेपी देने से पहले वो हताश न हो। अब देखिए विद्युत चिकित्सा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक थेरेपी में पहला होता है आपका विद्युत उद्दीपन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का मतलब है विद्युत प्रवाह की मदद से क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को कृत्रिम पद्धति से सिकुड़न करने की प्रक्रिया को उत्पन्न करते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रिक लगाते हैं तो उसमें एक उद्दीपन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन यानी विद्युत उद्दीपन। इसमें आपका इसका परिणाम क्या होता है, जब हम विद्युत उद्दीपन देते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं, एक मशीन है, तो उसमें मांसपेशियों में कृत्रिम तरीके से सिकुड़न निर्माण होता है। मांसपेशियों में क्या होता है, एक सिकुड़न निर्माण होता है और मांसपेशियों में खून का विसरण सुधार हो जाता है, यानी वो संचार सही होने लगता है। मांसपेशियों के तंतुओं को नष्ट होने से, यानी जो हमारा मांसपेशी में जो पावर है, शक्ति है, उसको नष्ट होने से यह बचाता है। और दूसरा है इंफ्रारेड रेडिएशन, इसको इंफ्रारेड लाइट भी कहते हैं। देखिए जो मेरे पास है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इंफ्रारेड लाइट, ये देखिए ये है इंफ्रारेड लाइट। ये आपका जो है, इस लाइट से हम क्या करते हैं कि सेक लगाते हैं, और सेक जब लगाते हैं इसका क्या विधि है इसके बारे में जान लेंगे। किसी प्रकार युक्त स्रोत निकालने वाली इंफ्रारेड किरणों की सहायता से शरीर की भाग में केंद्रीय निर्माण और इसकी प्रक्रिया इंफ्रारेड कहलाती है। इन किरणों का प्रयोग, यानी इसकी जो लाइट है, इसका प्रयोग हम करते हैं मात्र 10 से 15 मिनट, और अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर हल हो सकता है। उसके बाद भी इसके लाइट को हम तब लेंगे जब इस पर कोई कपड़ा व्हाइट क्लॉथ दे करके, डायरेक्ट नहीं लेंगे, और 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे, अदरवाइज उसमें समस्या हो सकती है। अब है, देखिए मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमारा बच्चा था 9 महीने का, वह न चुप रहता था और न सोता था। उसमें 2 बीमारियां थी, न चुप रहता था और न सोता था। तो जब न चुप रहता था और न सोता था, हम लोग व्यस्त थे, मैं देवघर से आया था कांवर लेकर के, मैं काफी थका हुआ था। मैंने पत्नी को कहा दिखाइए डॉक्टर लोग से, लोकल बहुत सारे डॉक्टर से हम लोगों ने दिखाया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो जैसा कहा वैसा भी किया। सप्ताह भर हो गया, हम लोग तौलिया में लेकर खिलाते थे, बच्चा चुप रहता था, और जब बच्चे को सुला दे फिर रोना लगे। रात रात भर हम लोग सप्ताह भर जागे, हमारी भी तबीयत खराब, पत्नी की तबीयत खराब होगी। लोगों ने कहा इसको पूर्व एक महान चिकित्सक धनबाद के हैं, अब वो ना रहे, तो हम लोग उनके पास गए, उन्होंने मेडिसिन लिख दिया। आया 24 घंटे में कोई सुधार नहीं हुई। पुनः तीसरे दिन पति पत्नी दोनों हम लोग गए और हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई सुधार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने मेडिसिन लिखा है, 2-4 दिन आप देख लीजिए और तब आइएगा। लेकिन समस्या यह थी कि हम लोग इतना परेशान, इतना फेडर होते, प्रभु बच्चे को ले लो, बेटा चला जाएगा, 2 दिन 4 दिन रोएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से तो हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग भी कष्ट में आ जाएंगे। परेशानियाँ जब ईश्वर देते हैं तो आप समझ और बूझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। अभी हमारे पास इतने बच्चे आ रहे हैं ऑटिस्टिक के कि मैं रखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फंड कहीं राज्य सरकार, भारत सरकार से नहीं है। आते हैं लोग, पैर पकड़ते हैं, लोग गिड़ाते हैं, आखिर मैं क्या करूँ? हमें जितना बन रही उतनी सेवा दिव्यांगजनों की दे रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने लिख दिया 2 महीने के बच्चे को यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट एंड एलपीजी टेस्ट, एक बैकबोन। हमें मालूम था, हमें पीके था,
मेडिकल पढ़ाते थे हम लोगों को, तो उसमें बताया थे कि किसी व्यक्ति का अगर से पानी लेकर के टेस्ट किया जाता है तो उसमें मोर देन 99% चांसेस रहती है इन डिसेबिलिटी लाइक डेफ स्पीच, हियरिंग, मेंटल, फिजिकल एंड अदर्स। मोर देन 90%, 10% ना हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरे ध्यान में तुरंत रहा था कि आखिर हमारा बच्चा को एलपीजी टेस्ट होगा, मेरा बच्चा दिव्यांग हो जाएगा, मेरे जानते मेरे बच्चा दिव्यांग हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? ऐसा हम नहीं होने देंगे। मैंने अपनी पत्नी की संतुष्टि के लिए चिकित्सक ने मुझे जो कहा, डॉक्टर एस पी पूर्वे, मैं आशीर्वाद नर्सिंग होम लेंसे क्लब में बच्चे को भर्ती करा दिया। पत्नी बोले जाइए रोटी बाटी बनाइए, मैं आता हूँ तो खाएंगे, मैं यहाँ रहता हूँ, हम आएंगे फिर आइएगा। मेरा मन नहीं माना और बच्चे को वहाँ से जो चार था दे करके लेके घर चलाया। पत्नी बोली क्या हुआ, नहीं हुआ, ले आए बच्चे को। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है ना, झूठ बोला, चिकित्सक बोले कि अभी घर ले जाइए, अगर नहीं कुछ परेशानी हो फिर लाइएगा। बच्चा तो ज्यों कहते हैं फिर वो जितना देर दवा का असर रहा फिर वैसे ही होगा। स्नान है क्या, गलती जला या माई इसको ले लो और नहीं तो बकस दो, मुझे क्यों कष्ट दे रहे हो। मुझे मेडिकल पेपर आज भी मेरे पास है, तो मैंने पढ़ा था तो देखा मैं कहाँ पढ़ा हूँ। मैंने आज भी मेरे पास सारा मैं जो पढ़ाई किया हूँ पूरी नोट्स मेरे पास है आज तक, और इंग्लिश की बुक भी मेरे पास है। मैं पढ़ने का शौकीन व्यक्ति था, मैं सब कुछ आज तक रखे हूँ, मैं नेक्स्ट में दिखा भी दूंगा मैं। तो मैंने उसमें देखा, दो चाइल्ड हु आर कैन नॉट स्लीप एंड ऑलवेज वीपिंग क्राइंग इज कॉल्ड रेस्टलेस चाइल्ड। उसको कहा जाता है रेस्टलेस चाइल्ड एंड दे आर द मेडिसिन। 2-3 मेडिसिन था, गंगा में कॉलेज भी है, वहाँ से लाया, कलकत्ता से लाया। हमारा बच्चा न गिरजाघर में ठीक हुआ, न हमारा बच्चा गुरुद्वारा में ठीक हुआ, न हमारा बच्चा मंदिर में ठीक हुआ, न हमारा बच्चा डॉक्टर से ठीक हुआ। मेरा बच्चा खुद ब खुद हमसे हो गया। और तब मैं समझा कि मेरा स्पेशल एजुकेशन हमारे लिए बहुत कारगर और फायदेमंद रहा, कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, जीवन यापन भी कर रहा हूँ और अपने बच्चे की जिंदगी भी बना दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, ज्ञान महान है। उसी तरह से मैं एक्सीडेंट किया था 2023 वर्ष हो गए, डॉक्टर कैलाश राठिया में भर्ती था। उन्होंने कहा था कि आपकी बोन क्रैकिंग हुई है, हो सकता है मे भी आपकी पैर में थोड़ा खिंचाव होने से थोड़ी सी आप भटक सकते हैं चलने। मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं, इतने लोग भटकते हैं, मैं भी भटकूंगा, कोई कष्ट की बात नहीं। मस्तिष्क ठीक रहेगा तो किसी तरह से परिवार को मैं चला लूंगा, जीवन यापन चला लेंगे। इस पर कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी से कुछ टेक्निक बताया था, मैं करता था। और कुछ मैं जो फिजियोथेरेपी बुक में मेरा था, जो मेरे नोट्स में था, उसको मैं देखा और मैं अपने जो हमारे फिजियोथेरेपी वहाँ पढ़ाते थे एस राव, उनसे मैं पूछ करके सलाह लिया। उन्होंने जैसे कहा, डॉक्टर कैलाश प्रसाद ने कहा, और कुछ अपने मन से भी किया, कुछ इस लाइट भी मैंने सेक किया। उन्होंने सेक के लिए मना किए थे क्योंकि आपका प्लेट लग रहा है, प्लेट अगर गर्म होगा तो आपको फिर परेशानी हो जाएगी, आप बेचैन हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे। लेकिन मैं क्या करता था कि मुझे यह मालूम था, डॉक्टर कैलाश ने सोचे कि ये तो अज्ञान आदमी है, ज़्यादा देर खुद सकेगा जल्दी ठीक होने के लिए, परिणाम उल्टा हो जाएगा। मैं क्या करता था, इसे कपड़ा दे करके 5 मिनट 10 मिनट छिपता था। तो उससे क्या होता था कि अगर हमारे घाव पर कुछ फंगस, कुछ इन्फेक्शन, वो भी हट जाएगा। दूसरी हमारी रिलेशन, तीसरी हमारा दर्द दूर होने में। तो इस तरह से जब मैं आज चलते डॉक्टर कैलाश प्रसाद के पास गया तो वो बोलता नहीं आपका तो पैर 100% ठीक हो गया। हमने कहा था सब आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। आपसे सलाह लेकर के, अपने गुरु से सलाह लेकर के, और कुछ अपने मन का आदमी अपने मन से भी किया हूँ सर, आप जो कहें गलती सकती, तब मैं चल रहा हूँ। तो कोई अगर विकास करता है तो उसमें सिर्फ आप अपने के नहीं, कई लोगों की आशीर्वाद होता है। तो उसी तरह से मेरे ऊपर कितने जनों के आशीर्वाद है, तब मैं यहाँ तक हूँ। समाज का, चिकित्सकों का, माता पिता का, गुरुजनों का, वृद्धजनों का। तो इसलिए यह मैं बता रहा हूँ कि यह कोर्स सिर्फ आपका प्रोफेशनल नहीं बनाता, बल्कि यह आपको अपने घर, आपको अपने आप परिवार में काम भी आता है और आपको कमाने का मौका भी देता है। क्यों नहीं इस काम को मन से किया। तो इसको सीखने के लिए मैं बता दिया कैसे सीखना है इससे, और इससे परिणाम क्या होता है। तो इससे परिणाम होते हैं कि रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार भी होता है, और आपका स्नायु शांत करता है। यानी कुछ दर्द हो, कुछ हो तो उसको कम करता है।
या फिर ब्लड वेसल्स जो है ढंग से शुरू होता है और इसका जो विकिरण पदार्थ है उसमें विकास में वृद्धि लाता है और आपको दर्द बहुत काफी कम करता है। अब देखिए है आगे में तीसरा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये भी एक प्रकार का मशीन है और इसमें भी कितनी ज्यादा होती है, इसको भी 10 से 15-20 मिनट तक से लगानी चाहिए। ये मशीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अगले वर्ष ले गया था उन चिकित्सकों के पास, फिजियोथेरेपी सेंटर में था और आपने इसका मुआयना भी किया है। इससे क्या होता है, त्वचा के लिए खून की मात्रा बढ़ाता है, मृत ऊतकों जो ऊतक काम के नहीं है उसको जो है उसको हटा देता है, प्रतिरोधक निर्माण में सहायता होता है। इसके बाद विटामिन बी जो है वो भी उसको डालता है। इसके बाद एक है शॉर्ट वेव थेरेपी। तो शॉर्ट वेव थेरेपी जो है आपका ये भी एक यंत्र है और आपको इसमें भी दर्द, इसको सेक लगाने से भी दर्द कम होता है और खून का विसरण सही ढंग से होता है। स्नायु को जो संवेदनीय स्नायु हमारे दर्द वाली उसको कम करता है, शिथिल मांसपेशियों को एक्टिवेट करता है या फिर खून की लसलहाहट जो होता है उसमें उसको कम करता है और जो आपका उत्सर्जन चपचपा होते हैं उसको भी दूर करता है। तो ये हमारा अल्ट्रा वेव थेरेपी का कार्य है। इसके बाद एक होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड शरीर के द्रव्य के शोषण में वृद्धि करता है। शरीर में जो द्रव्य के शोषण होता है उसमें वृद्धि करता है। जोड़ों में आसपास में होने वाला संयोगों की रोकथाम, यानी जोड़ में जो दर्द, क्राह या कुछ कट की आवाज होती है चलने पर, उठने पर, बैठने पर, उसको कम करता है। घाव के दाग, अगर आपको शरीर में कहीं घाव है और घाव के दाग को खत्म करना है तो यह आपका अल्ट्रासाउंड है बहुत है कामगार, जो घाव के दाग को भी कम कर देगा, पीड़ा को भी कम कर देगा। और विद्युत चिकित्सा जो इलेक्ट्रिक थेरेपी है वो कब करना चाहिए, तो स्नायु के क्षति होने पर, लोअर मोटर न्यूरॉन विकृति होने पर, नीचे वाला मांसपेशियों में चोट लगने पर, मसल्स में जिसे है तो मार दिया, चोट लग गया, फिर बंद चोट मतलब आंतरिक चोट है या जोड़ों की स्थिति तंतु रोगग्रस्त होने पर, यानी जो जोड़ में कुछ रोगग्रस्त है, दर्द है, किस तरह परेशानियां हैं, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक या अल्ट्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं। अब ये कब करना चाहिए, इसके लिए प्रतिकूल अवस्थाएं क्या है, कब इलेक्ट्रिक से देना चाहिए, खुली चोट हो, ठीक है, इसके बाद रक्त वाहिनी संबंधी समस्या हो, मिर्गी का झटका हो, मासिक धर्म का अवस्था हो, गर्भावस्था हो, तो इस स्थिति में नहीं करना चाहिए। खुला चोट हो लेकिन खुला नहीं हो, घाव ना हो, मधुमेह ना हो, रक्त वाहिनी संबंधी समस्या ना हो, मिर्गी का झटका न आया हो, मासिक धर्म की अवस्था ना हो, गर्भावस्था में हो, इन अवस्थाओं में आपको एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक थेरेपी का उपयोग नहीं करना है। और किन अवस्थाओं में करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। जैसे स्नायु क्षतिग्रस्त होने पर, मांसपेशियों में चोट लगने पर, सामान्य कमजोरी पर, वो अन्य प्रकार के दर्द पर आप कर सकते हैं। अब नंबर जो 4 है आपका मालिश, मसाज। देखिए पीड़ा, मरोड़ या थकान होने पर हम मसाज का उपयोग करते हैं और जब मसाज का उपयोग करते हैं तो वी फील फ्री एंड रिफ्रेश, यानी जब हम रात को सोते हैं और सुबह होते हैं तो दिन भर जो हम काम करते हैं उसमें हमारा जो शरीर का है वो थक जाता है और थकने के कारण हमारा इधर उधर हो जाता है
और रात में जब हम सोते हैं वो भी आराम करता है, पुनः फिर एक नवजीवन लेकर के हम निकलते हैं। तो मालिश से क्या हमको फायदा होता है, इसके क्या इफेक्ट मिलते हैं, इसके क्या परिणाम मिलते हैं? तो देखिए, शरीर स्तर पर होने वाली जो पीड़ा है, शारीरिक स्तर पर जो पीड़ा है, दर्द है, वो दूर होता है। कहीं चोट है, कहीं कुछ है, थकान है, नहीं सोए हैं, तो आराम मिलता है। रक्त अभिसरण, निश्चित रूप से आप मसाज करेंगे तो रक्त अभिसरण जो है सही ढंग से शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में सुगड़नों को भी सुधार होता है। उसके बाद आपका त्वचा रोग बनाए रखने में सहायता होती है, यानी त्वचा में कोई रोग है तो रोग खत्म हो जाएगा, माने आरोग्य बनाए रखता है त्वचा को, उसमें कोई रोग नहीं होने देता है। और परिचरण ड्रोनेज यानी फेफड़ों दर्द निकालने वाले भी सहायता होती है। जो कुछ द्रव्य इसमें है, जैसे कहते हैं यहाँ लगाइए, छाती में यहाँ लगाइए, तो मसाज से भी वो निकलता है। और मसाज के कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है, कब मालिश करना चाहिए? तो मालिश प्रमाणित उपकरणों तथा हाथ से ही करना चाहिए। जो मालिश करने के प्रमाणित उपकरण है जो, और यानी तो हाथ से ही करना चाहिए। मालिश ऐसी होनी चाहिए जो हृदय की ओर बहने वाले रक्त सहायक सिद्धि हो। इसके बाद मालिश की शुरुआत हाथ एवं पैरों के छोर किनारे से होना चाहिए। मालिश की शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? हाथ से या पैरों के छोर से, सिर से नहीं। मालिश हवादार में करनी चाहिए एवं कमरे में ज्यादा ठंड न होना चाहिए। कहता है ना कि ठंड के दिन में धूप में बैठ करके मिस्टर वाइन को मसाज करिए, और मसाज करिए, फिर सूख रहा है, देखिए क्या मियाज मस्त लगता है। मालिश के लिए उचित तेल, अगर चिकित्सक उस एक्स्ट्रा तेल की सलाह देते हैं उसका प्रयोग करिए, और नहीं तो पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, और टाइप्स ऑफ मसाज, देखिए मेनली 3 टाइप्स ऑफ मसाज मुख्य रूप से जो है आपके 3 तरीके के मसाज होते हैं। नंबर 1 हल्की मसाज। हल्की मसाज जो है हल्का हम लोग करते हैं, जैसे हल्का दबा दिए या हाथ से ऐसे 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 किए, तो इसको हल्का मसाज कहते हैं। हल्का मसाज 2 प्रकार का होता है। एक थपथपाना, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट। आई मर्दन, मर्दन मतलब मर्दन ऐठना। तो हल्की मसाज 2 तरह की होती है। हल्की मसाज के परिणाम, हल्की मसाज के परिणाम नसों को, छोरों को विकृत करता है, यानी नस को ठीक प्रॉपर में बनाता है। शरीर के तंतुओं में बहने वाले द्रव्य को निकास की दिशा देता है। जो द्रव्य निकलना है, गैस, तो सब जो है उसमें सहायक होता है। पीड़ा को कम करता है, आपकी शारीरिक थकावट को दूर करता है। त्वचा को रगड़ने से त्वचा में चमक और आपका त्वचा रोग नहीं होने देता है। दूसरा है गहरी मालिश, डीप मैसेज। गहरी मालिश 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार क्या होता है? निडिंग। निडिंग का मतलब होता है गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, आटा को नहीं गूंथते हैं या ऐसे ऐसे आटा को करते हैं, तो ये होता है गूंथना, निडिंग। और दूसरा होता है रिंकिंग, यानी मरोड़ना, कपड़ा करते हैं मरोड़ना। और पिकअप मतलब उठाना, नीचे करना, ठीक है। और इसके बाद है फ्रैक्शनिंग मतलब घसीटना, मतलब जो बच्चे को तेल लगाते हैं तो ये होता है घसीटना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीप मसाज। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है, एक ध्यान रखना होगा मसाज करते वक्त, मसाज जब करिए तो हाथ में कोई रिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह कहीं फंस घिसा सकता है। अंगूठी नहीं होनी चाहिए। इसका परिणाम क्या होता है? गहरे मालिश से शरीर के आंतरिक तंतुओं बिना अवरोध के एक्टिव होते हैं
और अपने आप को फील फ्रेश महसूस करते हैं। जो हमारा शारीरिक द्रव्य है, पसीना है, हवा है, गैस है, वो अपने आप निकल जाते हैं। घाव तथा क्षति की जगह पर निर्माण होने वाले चिपकने वाले संयोग को तोड़ देता है। यानी किसी प्रकार का कुछ शारीरिक त्वचा रोग है तो वह रोग होने नहीं देता है। अब एक होता है वेरी डीप एक्सरसाइज, मसाज, बहुत गहरी मसाज। बाहरी गहरी मसाज जो है इसमें मैनिपुलेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रहार, जैसे कहता है मुट्ठी मारो, मुट्ठी मारो, नहीं होता है इसे मुट्ठी से मारो ऐसे है, या तलवा मारो ऐसे है? तो ये जो है इससे क्या होता है, मांसपेशियों की पीड़ा दूर होती है, मांसपेशियों में तनाव दूर होते हैं, मानसिक तनाव में सहायता मिलती है, मांसपेशियों में, मरोड़ में बहुत काफी सहायता मिलती है। जलन व चोट से, माने जलन या चोट है उसमें भी इससे आराम मिलता है। अब यह कब करना चाहिए? तो मसाज जब शारीरिक पीड़ा हो तब करना चाहिए, मानसिक तनाव हो तब करना चाहिए। इसके बाद मांसपेशियों में मरोड़, जोड़ या कुछ तनाव हो या कड़ापन हो तब करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? हैंड नॉट डन मसाज, तो बुखार हो, लोगों मन कहता है बुखार में तेल मालिश नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी रोग हो, मसाज मत करिए। खुली चोट हो, माने घाव वाला हो, तो उसमें मसाज मत करिए, माने मालिश मत करिए। रक्तवाहिनी सूजन हो, मत करिए, या एस्पासिटी हो, उसमें भी न करें। अब आगे है आपका जो पांचवा है वह है मोम चिकित्सा, वॉक्स थेरेपी, वॉक्स थेरेपी। देखिए जो मोम का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए। अगर मांसपेशियों में दर्द है तो उसको कम करने के लिए हमको मोम को क्या करते हैं कि लोग कटोरी में लेते हैं पानी और फिर दूसरे कटोरी में लेते हैं मोम, यानी वाटर को हीट होने से वह मोम गर्म होता है। डायरेक्ट हीट उसमें मोम में नहीं लगना चाहिए। और वो पैराफाइन वॉक्स वो कच्चा होना चाहिए और उससे आप मसाज करेंगे, मालिश करेंगे तो आपको दर्द में आराम मिलेगा, मांसपेशियों में कालापन है उसमें आराम मिलेगा, किसी प्रकार का सूजन है उसमें आराम मिलेगा, और शारीरिक कोई विकृति है अंग में तो उसमें भी आराम मिलेगा, वो भी उसमें भी थोड़ा सुधार होगा। अब इसके सिद्धांत क्या है मोम थेरेपी का? भाई कैसे? तो देखिए मोम प्रशिक्षण जो हम लोग मसाज करते हैं मोम से, तो जो पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, उसी से करना चाहिए, अनट्रेन्ड से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मोम का उपयोग सही स्थान में ही करना चाहिए जहां आवश्यकता है। इस चिकित्सा को देते समय जोड़ या फैलाव अधिकतम होना चाहिए, यानी जोड़ों का फैलाव पूर्ण रूप से होना चाहिए, तब ना उसमें आएगा। मोम अधिक गर्म या बिल्कुल ठंड नहीं होना चाहिए, माने मोम ज्यादा जमा भी नहीं होना चाहिए तो ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, उसको हल्का बॉयल में उस पर देना चाहिए जितना पेशेंट सह सकता है। यह संभव हो तो इनका प्रयोग मोटी परतों के रूप में करना चाहिए, यानी थोड़ा एक परत रहे तो अच्छा है, ज्यादा गला हुआ न हो। मोम चिकित्सा कब करना चाहिए? जब विकृति हो, मैंने कहा डिफॉर्मिटी हो, तो मैं पढ़ा चुका हूँ डिफॉर्मिटी में, एक एक चीज को मैं ढंग से पढ़ाया हूँ। तो जो डिफॉर्मिटी हो उसमें गठिया हो, मांसपेशियां तनाव हो, सिकुड़न हो, सामान्य शारीरिक दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, तो इसमें आप मोम का उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना है मैं बताया हूँ, प्रैक्टिकली है तो इसके लिए लैब में चल के ही बताना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रतिकूल अवस्थाएं, माने व्हेन नॉट डन, कब हम मोम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं? जब मांसपेशियां ढीली हो, जरूरत नहीं मोम चिकित्सा की। किसी भी चोट को, किसी प्रकार का चोट हो नहीं करना चाहिए। तांत्रिक लकवा हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, नहीं करना चाहिए। बुखार एवं हृदय संबंधी रोग हो तो नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में वॉक्स थेरेपी नहीं किया जाना चाहिए।
अब आदर्श है चाल प्रशिक्षण, गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, बहुत जरूरी है। खूब किया चल ही नहीं पाएंगे तो फायदा, तो चलना तो बहुत जरूरी है। तो चाल प्रशिक्षण के लिए देखिए, चलना जो है कैसे चलते हैं हम लोग, उठाते हैं फिर रखते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं फिर रखते हैं, तो ये हमारा गेट ट्रेनिंग चाल प्रशिक्षण है। देखिए, चलने की कौशल में दोनों टांगों की एक के बाद एक होने वाली क्रिया का अंतर्भाव है। हर टांग एक के बाद करके दो निम्न स्थितियों से गुजरता है, समान स्थितियों से, ठीक है। इसके लिए जो है आपका गेट ट्रेनिंग के लिए मैं बता दूं, जब एक पैर को उठाते हैं, एक पैर पर रखते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, मसल्स पावर, बोन सही है तब हम इस कार्य को कर पाते हैं। अगर ये ठीक नहीं रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सारा कुछ करने के बाद गेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर इसको रोकते हैं। आपका हमारा जो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी होता है 6 प्रकार के, आज समाप्त होता है। उसमें नंबर 1 व्यायाम चिकित्सा, नंबर 2 जल चिकित्सा, नंबर 3 विद्युत चिकित्सा, नंबर 3 मालिश, नंबर 5 चिकित्सा मूल चिकित्सा और नंबर 6 चाल प्रशिक्षण। इतना को मैंने बताया। अगर किसी को बातें कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप अन्य क्लास में पूछ सकते हैं, बताने को तैयार हैं। लाइब्रेरी से बुक निकाल के पढ़ सकते हैं या आप ऑफिस में बैठे हुए पूछ सकते हैं, मैं बताने को तैयार हूँ। जय हिंद।